मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड भी नहीं था। देखिए बैम्बू कम से कम 3 एकड़ में लगाना चाहिए। पर एकड़ के करीब का खर्चा आता है बैम्बू को लगाने के लिए, कम हो जाती है, लगभग 50,000 to 60,000 रुपए पर एकड़ की कॉस्टिंग हो जाएगी। उसकी पहली फसल आएगी, जितना पैसा आपने पहले 3-4 साल में इन्वेस्ट किया है वो सारा का सारा क्या होता है आपके पास वापस आ जाता है। तो बैम्बू भी माना कि पहले 5 साल आपको कुछ खासा इनकम नहीं देगा, इट्स ओके, पॉपुलर भी नहीं दे रहा था। बैम्बू उसके कंपैरेटिवली 3 गुना आपको कमा के दे सकता है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है। बायोफ्यूल के केस में पैलेट्स में भी ज्यादा रहती है, ब्रिकेट्स में रहती है, सीएनजी में रहती है। प्लांटेशन करनी चाहिए नॉर्थ टू साउथ के अलावा आपको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। नवंबर दिसंबर में जाके तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए बैम्बू का प्लांटेशन। मैं आपको बता सकता हूँ गारंटेड 5 साल बाद हर किसान बैम्बू को जानेगा। बांस, जिसको लेकर बहुत सी कहावतें हैं हमारे समाज में, और बांस की खेती के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बांस की खेती से आप कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। बाजार में जो आजकल वीडियो देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पे कि बांस की खेती से लाखों की कमाई करें या करोड़ों का मुनाफा कमाएं, इसके पीछे की हकीकत क्या है, इसी को जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं बड़ौद बागपत में। उत्तर प्रदेश की एक जगह लगती है और यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुतोष जी। बांस की खेती के एक्सपर्ट माने जाते हैं और देश भर में एकड़ों में इस समय ये बांस की खेती लोगों को करा रहे हैं और बांस लगा चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान की चैनल पर। सबसे पहला प्रश्न आपसे कि जो हमने आपके बारे में जाना, आपके बारे में पढ़ा कि आप एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो इस लाइन में कैसे स्विच हो गए, क्योंकि खेती किसानी को काफी पिछड़ा माना जाता है, और बांस का चुनाव क्यों किया, बहुत शॉर्ट में बताएं। अंकित जी, मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग है और मैंने लगभग 16 साल आईटी फर्म में काम किया है। इंडिया में भी किया है, इंडिया के बाहर भी किया है। हमेशा ये लगता था कि मेरे को अपना कोई एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मेरे को ये लगा कि मेरे पास जो कुछ एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल थी, तो वही रिसोर्स को लेते हुए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। मैंने मल्टीपल एग्रीकल्चर बिजनेसेस को स्टडी किया, साथ ही साथ में कमोडिटी मार्केट को भी स्टडी किया। तो इन सब को जब स्टडी करके देखा तो ये पता चलता है, और मेरे पास कोई ज़्यादा एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड भी नहीं था, तो जब ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखा और साथ में प्रोसेसिंग का भी मेरे को एक ये था कि मेरे को कुछ ना कुछ जो भी यील्ड मैं उगाऊंगा उसकी प्रोसेस भी करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स को जब आप मिला के देखा तो बैम्बू उसमें एक बहुत ही फ्रूटफुल एक क्रॉप नज़र आई, जिसका फ्यूचर में मार्केट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इन दिनों काफी कैश क्रॉप्स की बात होती है बाजार में, अगर देखें या इस बेल्ट में देखें तो लोग वैसे तो गन्ना की खेती करते हैं, यूकलिप्टस देखने को मिलता है, पॉपुलर देखने को मिलता है, और बीते कुछ दिनों से अफ्रीकन महोगनी, चंदन, सफेद चंदन, लाल चंदन, ऐसी तमाम चीजों की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे काफी बूम लगा हुआ है कि अगर कोई आपको कम समय में अच्छी फसल करनी है या जिसकी देखरेख नहीं करनी तो आप ये फसल लगा लो। बैम्बू की सच्चाई क्या है, बैम्बू को लेकर क्या सच में कमाई की जा सकती है, और इसका अगर स्टार्टअप हम करते हैं या कम जगह में लगाते हैं तो लगभग कितने से इसका शुरुआत कर सकते हैं? देखिए बैम्बू कम से कम 3 एकड़ में लगाना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर की जो कॉस्टिंग आती है वो सबसे ज़्यादा आती है। आपको फार्म प्रिपेयर करना होता है, ड्रिप लाइन का होना ज़रूरी है, साथ ही साथ में जो मल्चिंग्स हैं उसको भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कि, और फिर बाउंड्री भी लगती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं वो फर्स्ट ईयर में ही ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग लग जाती है। लगभग आपका 2.5 लाख रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए पर एकड़ के करीब का खर्चा आता है बैम्बू को लगाने के लिए। सेकेंड ईयर से क्या होता है कि वो कॉस्टिंग ड्रास्टिकली बहुत कम हो जाती है, लगभग 50,000 to 60,000 रुपए पर एकड़ की कॉस्टिंग हो जाएगी। फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स वो और भी कम हो जाती है, लगभग 25 से 30,000 रुपए ही पर एकड़ की पर ईयर की कॉस्टिंग रह जाती है। यानी 30 से 34 साल में सस्टेन करने लग जाता है फार्म। तो क्या होता है कि जब बैम्बू की पहली ही फसल जो आपकी मेजर यील्ड जो आती है, जिसे हम बोलते हैं 5वें साल में जो मेजर यील्ड आती है, वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है आपका। तो उसकी पहली फसल आएगी, जितना पैसा आपने पहले 3-4 साल में इन्वेस्ट किया है वो सारा का सारा क्या होता है आपके पास वापस आ जाता है। अब अगर हम इसको, आपने पूछा कि जो बाकी की फसलें हैं जैसे पॉपुलर है, यूकलिप्टस है, चंदन है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी फसलें नहीं है, वो भी अच्छी फसलें हैं, लेकिन सबके कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स है। अब जैसे चंदन है, चंदन के लिए आपको देखरेख बहुत ज़्यादा चाहिए, साथ ही साथ में उसके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का भी इशू रहता है। ऐसे ही आपका यूकलिप्टस में भी रहता है क्योंकि आपने कम से कम 7-8 साल 9 साल के लिए उसको चलाना होता है। बिल्कुल। या फिर अभी जो दूसरी लकड़ी या जो वाले पेड़ है, सागौन, जिसको जो हमारे यहाँ पे वो भी बहुत लोग लगा लेते हैं। अब देखिए 14-15 साल आपको उसमें वेट करना है, एक बार वो यील्ड आएगी।
मैं कहता हूँ 14-15 साल में अगर एक रात भी आपकी सिक्योरिटी में कहीं ना कोई कुछ खामी हो गई, ये मैंने बहुत जनरली ऐसा सुना है। मेरे यहाँ पे पास में एक फार्म था, उसमें भी ये हुआ। आस पड़ोस के लोग भी तो नुकसान क्या पहुंचा है देते कि हैं। वो काट के ले जाते हैं। तो बैम्बू में वो सब चीजें नहीं है। प्लस जैसे अभी आपका आया एग्जाम्पल पॉपुलर का, पॉपुलर में क्या है, 4 साल से लेके 5 साल के बीच में एक बार ईल्ड आएगी, एक बार कट जाएगा तो दोबारा से आपको फिर से रीग्रो करना है, फिर अगली फसल कब आएगी, फिर 5 साल बाद। बैम्बू के केस में देखिए, अगर हम इसको कंपेयर कर ले तो बैम्बू भी माना कि पहले 5 साल आपको कुछ खासा इनकम नहीं देगा, इट्स ओके। पॉपुलर भी नहीं दे रहा था, लेकिन पॉपुलर जैसे बैम्बू की पहली यील्ड आई, अगले साल से फिर 5वें साल आई, 6ठे साल, 7वें साल, 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल, तो जब तक पॉपुलर की दूसरी यील्ड आएगी, बैम्बू उसके कंपैरेटिवली 3 गुना आपको कमा के दे सकता है। बड़ी बात है। और प्लस जितना पुराना होता जाता है बैम्बू, उतना ही एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। मतलब कि जो आप पहले 10 साल 15 साल में जो कमाई देखेंगे बैम्बू के एक पेड़ की, अगर उसके अगले 15 साल को उस पहले 15 साल से कंपेयर करेंगे तो वो कम से कम 2.5 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। वो मैसिवली ग्रो करने लगता है, साइज बड़ा आता है, बहुत ही बड़े ज्यादा नंबर ऑफ शूट्स भी निकल आते हैं। बहुत ही अच्छी लॉन्ग टर्म कमाई के अगर बारे में आप सोच रहे हैं, मेंटेनेंस फ्री के बारे में सोच रहे हैं, कोई मेंटेनेंस के लिए इसके ज्यादा कुछ उसमें कुछ देखरेख भी नहीं होती है इसके केस में। हफ्ते में 1-2 घंटा भी अगर आप अपने फार्म पे आ जाएं, थोड़ा सा देख लें, मॉनिटर कर लें चीजों को, कुछ थोड़ी बहुत ऑटोमेशन कर लें, तो उतने ही काम में, उतने ही टाइम में आपका जो है ये काम हो जाता है। बैम्बू की ग्रोथ बहुत अच्छी निकल के आती है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैम्बू की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पॉपुलर क्या है, पॉपुलर केवल एक इंडस्ट्री या यूकेलिप्टस एक इंडस्ट्री को कैटर करेगा, बैम्बू मल्टीपल इंडस्ट्रीज को कैटर करता है। एनर्जी सेक्टर में चला जाएगा, टिम्बर में चला जाएगा, फर्टिलाइजर्स में जाता है, टेक्सटाइल में चला जाता है, राइट, फर्नीचर इंडस्ट्री को जाता है। तो मल्टीपल बहुत वास्ट है, मार्केट वास्ट है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, जब कमर्शियली हम लोग बैम्बू की खेती करते हैं तो कौन सी वैरायटी हम लोग लगाते हैं? आपने अपने फार्म पे कौन सी वैरायटी लगाई है, आप किसको प्रमोट करते हैं? देखिए, जब भी फार्मर को ये डिसाइड करना है कि वो जो भी वैरायटी लगाना चाहे, सभी वैरायटी का अपनी अपनी जगह पे एक अलग महत्व है। पहली चीज तो ये देखनी चाहिए कि आपकी मिट्टी में कौन सी वैरायटी सबसे अच्छी होगी, वो आपकी सॉइल टेस्ट बता देती है। दूसरी चीज हमें ये देखनी चाहिए कि आपके रीजन के आसपास किस तरह की इंडस्ट्री है जिसको आप वो देंगे। या तो आपको खुद प्रोसेस करना पड़ेगा उसको उगा के, या फिर आप ये देखिए कि बाकी कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कि पेपर इंडस्ट्री है कोई, तो उस हिसाब से वैरायटी सिलेक्शन होता है। एनर्जी सेक्टर में जाएगा, पैलेट बनेगा, तो उस हिसाब से देखिए, बैम्बू पैलेट जो होता है, पैलेट आपको एक इंडस्ट्रियल फ्यूल है, बिल्कुल, एक बॉयलर हो या फिर फर्नेसेस हो, इनको जलाने के लिए कुछ ना कुछ एक मटेरियल तो चाहिए ना, बायोफ्यूल के तौर पे, तो बायोफ्यूल के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं। पहली चीज तो जो कोल होता था पहले, वो क्या है, वो फॉसिल फ्यूल है। एक तो वो ऑलरेडी उसको हम डिगिंग करके निकाल रहे हैं, तो हम जो कार्बन के फुटप्रिंट्स हैं बढ़ा दे रहे हैं, कार्बन जो है ऐड ऑन कर रहे हैं। फिर उसको जलाएंगे तो वो और ज्यादा ऐड ऑन होता है। हमें क्या करना है, कम करना है, या तो जीरो हो जाए या बिल्कुल नेगेटिव में चला जाए। बैम्बू का जो रिप्लेसमेंट बनता है, तो पैलेट्स जो होते हैं वो वही काम कर रहे होते हैं कि जो बायो वेस्ट है, आज की डेट में जितने भी तरह के बायो वेस्ट जो मटेरियल बचा हुआ है एग्रीकल्चर के बाद जो बच जाता है, उसके थ्रू बना लेते हैं। देखिए, भले ही अंकित जो पैलेट आज की डेट में बायो वेस्ट से बन रहा है, पराली से बनता है, मस्टर्ड से भी बनता है, राइस हस्क से भी बन जाता है, ग्राउंडनट शेल से बनता है, कोकोनट शेल से भी बनता है, तो और भी बहुत सारी चीजों से बन जाता है जितना भी वेस्ट रहता है। लेकिन जब आप इन सभी रॉ मटेरियल को केवल इस बैम्बू से कंपेयर करेंगे, तो बैम्बू की जो जीसीवी है, द ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू, जीसीवी के ऊपर ही डिपेंड करता है आपके पैलेट का रेट क्या जाएगा। बैम्बू का जो पैलेट जो बनता है, उसकी जीसीवी अराउंड 5000 निकल के आती है। जब इसको हम बाकी किसी रॉ मटेरियल से कंपेयर करेंगे तो वो 3500 से 4000 की रेंज के बीच में रहते हैं। तो मतलब जब बैम्बू का पैलेट कहीं बर्न होगा तो उसके अंदर एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती है, इसीलिए उसकी प्राइसिंग ज्यादा हाई हो जाती है। तो हमें अगर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज भी हैं, अगर उनके रॉ मटेरियल से भी बैम्बू को रिप्लेस किया जाएगा, इवन जैसे अगर हम बात करें कि जो बायो सीएनजी है, किसी भी रॉ मटेरियल से आप सीएनजी बनाइए और उसको अगर बैम्बू से कंपेयर करेंगे, बैम्बू का प्रूवन है 6 किलो अगर बैम्बू यूज करा है आपने सीएनजी बनाने के लिए,
तो 1 किलो सीएनजी बन जाती है। बड़ी ऐसा बात है। कोई रॉ मटेरियल नहीं है जो इतने कम। अच्छा, वैरायटी की बात करी तो वैरायटी के बारे में मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, कौन सी जो सबसे ज्यादा चलने वाली वैरायटी है? देखिए टोटल कमर्शियली 16 वैरायटी होती है। हाँ। ऐसा कह देना कि कोई सबसे ज्यादा चलेगी, ऐसा तो कोई एक वैरायटी नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, ज्यादातर क्योंकि अब एनर्जी सेक्टर में बूम है तो हम्म। ज्यादातर लोग बालकुआं बहुत लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सारा, ये सब बालकुआं ही लगा हुआ है। बालकुआं की खूबी कुछ ऐसी है, एक तो जीसीबी हाई दे देता है, दूसरा ये 3-3.5 साल में ही अपना मेच्योरिटी स्टेट दिखाने लगता है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ बहुत मोटे मोटे बैम्बूज भी आने शुरू हो जी। गए। ऐसा किसी दूसरी वैरायटी में नहीं पॉसिबल है। केवल और केवल बालकुआ ऐसा निकल के आता है जो 3.5 साल में ही आपको मेन यील्ड की तरफ लेके जाएगा। और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा रहती है बायोफ्यूल के केस में, पैलेट्स में भी ज़्यादा रहती है, जी। ब्रिकेट्स में रहती है, सीएनजी में रहती है, इथेनॉल के लिए भी इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। तो हाँ, बालकुआं एक है, साथ ही साथ टुल्डा। इंडिया में तो ज़्यादातर अभी अवेलेबल ही टुल्डा है, तो टुल्डा की भी जो है डिमांड काफ़ी रहती है। साथ साथ में ब्रांडिसाई एक वैरायटी है, उसके लिए उसकी अलग इंडस्ट्री है, उसके लिए वहाँ यूजेज उसका ज़्यादा रहता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अलग अलग वेराइटीज़ हैं, तो सभी सभी चलती हैं, लगभग 16 की 16 ही चल जाती हैं। ये तो आपने कॉमर्शियल तरीका बताया कि आप कम से कम 2 से 3 एकड़ में करें, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, अगर हम बात करें, हम अगर खुद किसान बैकग्राउंड से आते हैं, तो जी। हमारा अक्सर कॉन्सेप्ट रहता है कि मेड़ पे पेड़ लगाना। जी। तो वो किसान कितनी संख्या में पेड़ को लगाएं? अगर वो मेड़ पे लगाते हैं तो अक्सर किसान के सामने समस्या आती है कि पेड़ वो आजकल इसलिए नहीं लगा रहा कि इसकी जो छांव आएगी उसके नीचे मेरी फसल नहीं हो पाएगी, या फिर एक मिसकंसेप्शन ये भी है, मिसकंसेप्शन या रियलिटी वो तो आप बताएंगे, कि ये पानी बहुत सोखता है। जैसे यूकेलिप्टस को लेकर कहावत है, मैंने जब अपने गांव में लगाया तो मेरी बड़ी नेगेटिव चीजें हुई, लेकिन मेरे बाद बहुत से लोगों ने लगाया। और खासकर अगर बात करें यूपी की ये जो बेल्ट है, गंगा बेल्ट, तो यहाँ पर लोगों ने यूकेलिप्टस ही लगाया हुआ है। तो इसको लेकर भी कुछ बताइए कि मेड़ पे लगाना ठीक है क्या, उसका किसान को फायदा मिल सकता है, या इसको बल्क में ही लगाना चाहिए? देखिए, अगर आप मेड़ पे लगाना चाहें, मेड़ पे भी लगा सकते हैं। पहली चीज़ है फेंसिंग, ये सबसे अच्छी बायो फेंसिंग देता है। 2-3 वैरायटीज़ को मिक्स करके लगा लीजिए। 6 फीट छोड़िए पहले डिस्टेंस अंदर, बिल्कुल मेड़ पे नहीं लगाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, ये दूसरे के खेत में जाके ये ऐसे झुक जाता है। तो 6 फीट के अंदर लगाना चाहिए, एटलीस्ट 3 रो में लगाना चाहिए, 3 लाइन अलग अलग लगनी चाहिए। रो टू रो जो डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए वो 6 फीट रहना चाहिए, और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए वो केवल 4 फीट की रखनी चाहिए, अगर खाली आप उसको बाउंड्री पे लगा रहे हैं। पहला जो रो है उसके अंदर आप बालकुआं भी लगा सकते हैं, उसके अंदर ब्रांडिसाई भी लगा सकते हैं, उसके अंदर टुल्डा भी लगा सकते हैं। ये 3 वैरायटीज आप पहली रो में लगाइए, सो दैट कि ये वैरायटी स्ट्रेट चलती है और इसके अंदर थॉर्न्स होते नहीं है। तो ये क्या करेंगी, जो आपके अगल बगल वाले जो फार्म्स होंगे उनके लिए भी कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने नहीं देंगी। अंदर की तरफ क्योंकि आपको फेंसिंग करनी है, आपको जानवर भी रोकने हैं उसके अंदर से, तो आप लगाइए उसके अंदर न्यूटन एक वैरायटी आती है। 2 लेन में, अगली जो अंदर की 2 लेन्स होंगी उनके अंदर न्यूटन लगा दीजिए। एक भी जानवर, ना कोई जंगली सुअर आएगा, ना कोई आपकी नील गाय घुस पाएगी, ना कोई पॉक्यूपाइंस भी दूर रहती हैं न्यूटन के आसपास से, तो कुत्ते वगैरह कुछ अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन ये जो नेचुरल फेंसिंग आपने बता दी, आपने बताया कि 2-3 तरीके से इसको लेकर आते हैं फार्म पे, लेकिन फिर अंदर खेत में तो फिर रोशनी नहीं आएगी जब इतना बम्बू खड़ा हो जाएगा। तो देखिए, अगर वो प्रॉब्लम तो आती ही है, जब बड़ा पेड़ लगता है तो वो प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी देखें, हमारे जो अगल बगल के जो खेत हैं, प्लांटेशन करनी चाहिए नॉर्थ टू साउथ। आप फिर चारों तरफ की मत कीजिए अगर आपको वो करना है, क्योंकि आप ईस्ट और वेस्ट में अगर करने लगेंगे तो वो क्या है, धूप का जो फेज है उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि वो आपको इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है ज्यादा। तो उस तरफ से चारों तरफ लगाएंगे, 2 साइड तो जरूर इम्पैक्ट करेंगी, फॉर श्योर करेंगी। गर्मियों में बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं आता, सर्दियों की फसल में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। अगर देखिए मैं आपको यहाँ दिखाऊं, यहाँ गन्ना लगा हुआ है दोनों तरफ अगल बगल में जी, गन्ने पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, बिल्कुल भी ग्रोथ इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर उसी के बगल में अगर किसी ने अब सर्दियों में सरसों लगाई है, सरसों भी हो जाती है, सरसों में भी दिक्कत नहीं आती। वीट में ज्यादातर हमने देखा, गेहूं जब लगा देते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ते हुए हमने देखा है कि हाँ थोड़ी यील्ड नीचे आती, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, एक और तरीका है। देखिए बैम्बू है, कोई एक तरीके से कोई बड़ा बरगद का पेड़ तो है नहीं कि पूरा ऐसे फैल जाएगा, प्लस साथ ही साथ में कटिंग होती रहती है। अगर मैं आपको यहाँ ये देखिए, अंदर आइए,
जैसे बैम्बू का हमने ये एक पोर्शन, एक पेड़ काटा बस, जी। तो पहले 2 साल की फसल थी, हम्म, वो जो शूट्स थे उनको काटा। अभी देखिए यहाँ कितनी रोशनी आ गई खाली एक पेड़ कटने से। जब ये पूरा फार्म, क्या होता है, केवल 2 साल के बैम्बू ही बचते हैं आपके फार्म में, आगे पीछे के जितने नए आते जाते हैं उसकी हम कटिंग करते जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ही रोशनी का इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी वो प्लांटेशन हो रही है उसी टाइम पे सर्दी से पहले आप कटिंग कर दीजिए। जैसे ही आप बैम्बू के एक्स्ट्रा शूट को काट देंगे तो धूप क्या पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी, इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो तरीके हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए। बैम्बू लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं और कौन लोग हैं जिससे मुनाफा कमा पाते हैं? देखिए, बैम्बू में सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके पास वैरायटी सिलेक्शन करना। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कौन सी वैरायटी चाहिए, जो कि आपकी सॉइल टेस्ट से पता चलती है। दूसरी चीज़, आप परचेज जहाँ से करेंगे, कहीं से भी करें, लेकिन आपको ये अश्योरेंस लेनी चाहिए जिससे भी आप ले रहे हैं कि जो वैरायटी हमने मांगी है वही मिले, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसके अंदर फ्लावरिंग का इशू ना हो। अगर ऐसा होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देना चाहिए जो भी आपको सेल आउट कर रहा है। तो यही 2 चीज़ें हैं, क्योंकि बैम्बू की नॉलेज अभी कम लोगों के पास है, तो इसमें क्या है, फ्रॉड होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो नर्सरी वाला जो आपका फेज है ना, उसी को सबसे ज्यादा ध्यान पूर्वक करना चाहिए। या तो आप जहां से जिनको नॉलेज है उनसे खरीदिए, या फिर जिनके पास सर्टिफाइड देके, जैसे हम लोग की कंपनी, हम सर्टिफाइड करते हैं कि इसमें ये फर्टिलाइजर्स डले हैं, ऐसे ऐसे ये चला है, अगर इसमें फ्लावरिंग आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस भी करके देते हैं। क्या बैम्बू में कोई किसी प्रकार का कीट या कोई बीमारी लगती है? लगती, किस किस देखिए, तरीके की? बैम्बू है, स्ट्रॉन्ग फसल है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ये बाकी फसलों के मुकाबले कमजोर है लेकिन है तो फसल ही ना। बिल्कुल। तो अगर जैसे घर में कोई अच्छा ना स्ट्रॉन्ग बच्चा भी है तो बीमार कम पड़ेगा, इम्यून सिस्टम अच्छा है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। तो बीमारियां आती हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे इस साल बारिश अच्छी चली, लगभग 1-1.5 महीना यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में लगातार बारिश चली। तो उससे आपने देखा होगा कि आपने तो कवर भी किए होंगे कि बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी इम्पैक्ट आया। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जैसे फंगस आने का कोई है तो एंटी फंगल कुछ इसके अंदर डालना चाहिए, फंगिसाइड डाल दीजिए, थोड़ा बहुत डलता है, ज़्यादा नहीं डलता। पेस्टिसाइड्स भी डलते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी डलते हैं, कभी कभी डलते हैं, ज़्यादा नहीं डलते हैं। इस फार्म में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड तो कभी नहीं डले, लेकिन हाँ फंगिसाइड हमने इसका जरूर इसको दिया है। और आगे से हम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि बारिश से पहले एक बार इसमें फंगिसाइड का एक स्प्रे हो जाए, सो दैट कि जो बारिश के आने वाले शूट्स हैं, मेन शूट्स वही होते हैं, बिल्कुल, हाफ ऑफ द शूट्स विल कम इन द रेनी सीजन और हाफ बाकी के साल में आएंगे। तो मेजर चंक तो वही है ना, तो उसको बचाना है, उसको बचाने के लिए ये सब। तो क्या इसका तरीका ये भी है कि हम थोड़ा बेड बना के प्लांटेशन करें या ऊंचाई पे करें, ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं फार्मिंग करते वक्त कि वो बैम्बू को बेड पे लगा देते हैं। बैम्बू कभी भी बेड पे नहीं लगता। बैम्बू को चाहिए उल्टा, थोड़ा सा झील नीचे की तरफ, सो दैट कि अगर पानी का जो उसका जो घेरा है उस घेरे में वो पानी ठहरा रहे, थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, सो दैट कि वो राइजोम को मॉइस्ट स्टेट में रखता रहे, इसीलिए वो किया जाता है। बेड पे कभी भी नहीं लगाना चाहिए बैम्बू। एक बार हो जाएगा फिर धीरे धीरे मिट्टी डालते रहना चाहिए जी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा नीचे की तरफ ही। जैसे बैम्बू लगाते वक्त हम क्या करते हैं, हम लोग ऐसे लगवाते हैं कि 2 बाई 2 फीट का चौड़ा गड्ढा करेंगे, 2 फीट ही गहरा कर देंगे। उसको करने पे जब उसमें दोबारा मिट्टी जाती है तो थोड़ी सी बैठ जाती है, 1-2 इंच जो है बाकी जो लेवल है फार्म का उससे नीचे चली जाती है। वो कभी भी फिलअप नहीं करना चाहिए, उसको एज इट इज रहने दीजिए कम से कम 3 साल तक। 3 साल के बाद जब एक बार अच्छे से चल जाएगा आपका पेड़, तब जाके एक्स्ट्रा मिट्टी डालनी पड़ती है। हर तीसरे साल इसमें मिट्टी की जरूरत पड़ती है। नेशनल बैम्बू मिशन के ऊपर बात करेंगे। बीते वर्षों की बात करेंगे, भारत में बैम्बू को काटना बैन कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार इस पे जोर दे रही है। नेशनल बैम्बू मिशन चलाया जा रहा है, सरकार खुद लोगों से कह रही है कि हम आपको सब्सिडाइज अमाउंट पे पौध दे रहे हैं, आप खुद ग्रो करिए, और इसको कॉमर्शियल वायबल बनाने की दिशा में काम हो रहा है। तो इसके बारे में कुछ बताइए, सरकार किस तरीके से किसानों की मदद कर रही है और इससे कैसा फायदा लिया जा सकता है? 2016-17 से पहले तक इंडिया में बैम्बू को एज ए फॉरेस्ट्री प्लांट या ट्री माना जाता था और इस पे बैन था इसको काटना।
अब ये कभी अंग्रेजों ने ये रूल बनाया होगा और हम उसको आज तक फॉलो करते आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक छोटा सा बदलाव कर दिया। हमने बचपन में पढ़ा है अपनी छोटी क्लासेस में कि बैम्बू इज अ ग्रास, इज अ मैसिव ग्रास। गवर्नमेंट ने यही किया, उसने उसको ट्री से हटा के उसको जस्ट ग्रास की कैटेगरी में डाल दिया। इंडिया में घास काटने के लिए शब्दों का कोई बैन पाबंदी नहीं नहीं है, है, तो हाँ। सब खत्म हो गया, हाँ। केवल एक छोटे से डिफरेंस से। सब तो 2017 के बाद से ही इंडिया में कमर्शियली बैम्बू ग्रो होना शुरू हुआ है। अच्छा, तो ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा लंबा टाइम, इसलिए आपको कहीं अभी नजर भी नहीं आएगा बिल्कुल। बहुत ज्यादा बैम्बू। और ये पॉपुलर यूकेलिप्टस भी अंग्रेजों की देन है, ये तो खूब है। जी, तो क्या है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब जो अगले आने वाले 5 साल है ये इसी का उसमें आपको नजर आएगा। लोग आज जो कह रहे हैं कि हम बैम्बू को जानते नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ गारंटेड 5 साल बाद हर किसान बैम्बू को जानेगा। ये समझना चाहिए, और देखने में बड़ा सुंदर लगता है जी। और आजकल तो पोर्टफोलियो शूट और ये वेडिंग शूट भी लोग करवाने लगे, मुझे लग रहा है आपके फार्म पे भी लोग आने वाले होंगे। आते हैं यहाँ पे आते हैं, प्री वेडिंग शूट्स के लिए आते हैं। ग्रीनरी, ये जो अभी समय देख रहे हैं ना अंकित, ये तो फॉल सीजन है, बिल्कुल, ये तो डोरमेंसी में गया हुआ है, सोए हुए हैं ये हाँ। अभी। ये कुछ ग्रोथ नहीं दिखा रहे हैं इस टाइम, ठंडी है क्योंकि चिलिंग और जब ये टेम्परेचर। मॉनसून में आते हैं लश ग्रीन होता होगा पूरा। ये अभी मार्च में ही, अच्छा। अब मार्च में आना इधर, इवन समर्स में बैम्बू को लोग कहते हैं कि क्या बैम्बू ज्यादा गर्मी झेल लेगा, इसको गर्मी बहुत पसंद है। आप इसके पानी का ख्याल रखो, इसके शूट्स को जो नीचे राइजोम है उसको मॉइस्ट रखो, हर तीसरे चौथे महीने बढ़िया फर्टिलाइजर्स दो उसको, ये 12 महीने ही ग्रो करता रहता है। और जैसे नए शूट्स आते हैं तब ये लश ग्रीन होना शुरू हो जाता है। इवन जो मिड ऑफ जून जुलाई का जो महीना होता है, बारिश से पहले जो लू, जब कहते हैं ना कि बाहर आप निकल नहीं सकते हो दोपहर में कहीं, इस फार्म पे जब आप देखोगे, हमने मेजर किया है मैंने वो टेम्परेचर, इस फार्म की बाउंड्री के बाहर और अंदर कदम रखते ही 6 डिग्री का फर्क आता है। 6 डिग्री, बड़ा डिफरेंस, ये एक बड़ा डिफरेंस होता है। और जब लू चलती है, जब वो क्रॉस करके इधर आ रही होती है अंदर की तरफ, वो ठंडी हवा में कन्वर्ट हो चुकी होती है, तो आपको पसीना ही नहीं आता। जब भरी गर्मी में आप कहीं निकल सकते हो, आप यहाँ आके बैठ जाइए, पूरा दिन आपको कोई इश्यू नहीं होएगा, तब ज्यादा सुंदर भी दिखता है। और जो बरसात के टाइम में अगर इसको देखेंगे तो ये फिर मेस्मराइज्ड करता है आपको, आपको लगता है कि यार ये तो कुछ ऐसी चीज है कि जो कभी अज्यूम भी नहीं किया। बिल्कुल। बैम्बू की बात कर ली, अब बात करते हैं कार्बन क्रेडिट की। कार्बन क्रेडिट पे लेके बहुत बातें हो रही हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने इसके अंदर उतर चुके हैं और लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आप नेचुरल फार्मिंग करिए, पर्माकल्चर करिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए। तो कार्बन क्रेडिट का सिलसिला चल है, तो बैम्बू इसमें क्या रोल अदा करता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो क्या आप कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी लगाते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, कार्बन क्रेडिट्स जो बैम्बू का रोल है कार्बन क्रेडिट में, वो वाइटल है। बैम्बू एक ऐसा पेड़ है जो किसी जो ट्री से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, तो ये लगभग 35% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और 30% एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। तो जब देखिए कि कोई पेड़ 35% ज्यादा सिक्वेंसिंग कर रही है, ये तो सिंपल है कि जो इसके कार्बन क्रेडिट्स निकलेंगे वो ज्यादा ही निकलेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए जब हम कार्बन क्रेडिट्स की बात करते हैं तो 35% तो मिनिमम बाकियों से इसकी कॉस्टिंग जो है, जो इसका प्रॉफिटेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। कि अगर कहीं पे, अगर बैरन लैंड पे भी लगाएंगे ना बैम्बू को, 1 हेक्टेयर में लगभग 17 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी पर प्लांट जो है वो, सॉरी, 1 हेक्टेयर में जो उतना टन आपका सिक्वेंसिंग हो जाती है, मेट्रिक टन। तो रिसर्च है ये पूरी? ये रिसर्च है, ये मिनिमम है। जब कमर्शियल लेवल पे जब इनकी बात करते हैं तो ये 40-50 मेट्रिक टन तक भी जाता है, कई बार 100 मेट्रिक टन भी हो जाता है। जैसे जैसे पुराना होता जाएगा और ज्यादा सिक्वेंसिंग करने लगे, क्योंकि ज्यादा शूट्स आ जाते हैं। तो बैम्बू के केस में ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा कार्बन सिक्वेंसिंग ये करता है, तो सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट्स भी इसी के कारण ही वापस आएंगे। दूसरी चीजें, कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं? कार्बन क्रेडिट्स एक तरीके से एक शेयर है। उसमें ना तो यह है कि मुझे किसी को कुछ बेचना है, ना किसी ने मुझसे कुछ खरीदना है। क्या हो रहा है कि हम लोग, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग करते समय जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं। इवन ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं, आप देखिए आईटी इंडस्ट्री, अब आईटी में तो कोई मशीन चल नहीं रही है, राइट, सब लोग ही काम कर रहे हैं बैठ के, एसी वाले कमरे में जाके बैठना।
लेकिन वहां से भी देखा ये जाता है, अगर आप उसको डीप डाइव करके देखेंगे तो वो भी कार्बन पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है। क्यों? आप अपने एम्प्लॉयज को बुला रहे हो, वो गाड़ी से आ रहे हैं, उससे वो जो है कार्बन एमिशन होता है। आप अपने टीम के कहीं मीट करा रहे हैं, लोग फ्लाई करके जा रहे हैं वहाँ पे, उससे कार्बन एमिशन होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कितना कोल जो है बर्निंग हो रही है, उससे कार्बन एमिशन होता है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे गवर्नमेंट इन चीजों को रेगुलाइज करने वाली है। अभी तक इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स की मार्केट रेगुलाइज आजकल तो मैसेजेस आने लगे, फ्लाइट से आप जाते हो उसमें बताता है कि आपने कितना सेव किया, मेट्रो से जाते हो तो उसमें बताता है। तो क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे वो अवेयरनेस है। देखिए, गवर्नमेंट माने या ना माने, अंदर से सभी को ये डर है कि जो ये क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है ये बहुत ज्यादा ब्रूटल होने लगा है। मौसम बदलने लगे हैं, इस मौसम में सर्दियां होती थी, कितनी ज्यादा बाढ़ आने लगी हैं, कितने तूफान आने लगे हैं। जो पहले 10-10 15-15 साल में एक बार होता था, अब एक साल में कई बार होता है। बिल्कुल। तो वो इम्पैक्ट को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये उस करने के लिए एक बड़ी मुहिम है उस तरफ। एक आदमी कार्बन पॉजिटिव कर रहा है, भले ही क्योंकि वो बिजनेस चल रहा है, अगर नहीं करेंगे तो वो भी नहीं होगा। लेकिन एक आदमी कार्बन को माइनस, अब जैसे यहाँ है हम इसे माइनस भी तो कर रहे हैं, तो उसे इंसेंटिवाइज करने के लिए कि जो कार्बन ऐड हो रहा है फ्रीक्वेंसी, वो माइनस करने के लिए वो पेमेंट ही है एक तरीके से। बिल्कुल। तो ये कार्बन क्रेडिट कैसे चलता है? आप लोग कैसे काम करते हैं? आप लोग किस तरीके के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं? क्या नॉर्मल किसानों के लिए आप बैम्बू का ये पूरा प्रोजेक्ट बना के देते हैं, और क्या बिजनेस प्लान आप लोग बना के देते हैं कि लोग आपसे जुड़ें और बैम्बू फार्मिंग करें, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, उसको क्या फायदा होगा व्यक्ति को? तो वो भी कुछ बताइए कि आप लोग कैसे काम करते हैं। देखिए, हम लोग हमारी कंपनी क्या करती है, सबसे पहले तो हम अगर कम से कम 3 एकड़ का प्रोजेक्ट होना जरूरी है। उसके लिए क्या रहता है, क्योंकि जो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो पर एकड़ कॉस्टिंग कम हो जाती है जब 3 एकड़ का प्रोजेक्ट होता है। दूसरी बात, जो बायर है, जो 5 साल के बाद बेचना भी है हमें वो, तो वो बायर के एंगल से भी अगर हम देखें तो उसे भी कम से कम, अब देखिए अगर एक 3 एकड़ का जो फार्म है उसमें अराउंड आपका लगभग 300 टन जो रॉ मटेरियल है, बायोमास, वो निकल जाएगा। अब 300 टन अगर मैं बात करता हूँ अंकित जी की इंडस्ट्री का कितना यूजेज है, तो एक मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी बिल्कुल 4 या 5 ही दिन का रॉ मटेरियल है उसके लिए, वो प्रोसेस करने के लिए। तो अगर आप उससे कम लगाएंगे तो कोई वैसे ही आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। तो इसलिए कम से कम 3 एकड़ में स्टार्ट कीजिए, पर एकड़ कॉस्टिंग कम आती है, बेचना आसान हो जाता है आपके लिए। तो ये है। दूसरा, जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं फार्मर्स के लिए भी होते हैं। अगर देखिए किसी को फार्मिंग बैकग्राउंड है तो उसको कंसल्टेंसी की इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है, ईजी है करना, बाकियों से तो और आसान है, तो और कम वो है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो हम ऐसे भी बता देते हैं कि प्लांटेशन कोई हमसे सैपलिंग्स ले भी रहा है तो हम उनको ऐसे ही बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में बता देते हैं कि ये चीजें होंगी, इस तरीके से आपको लगाना चाहिए। दूसरा, जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उन पे भी काम करते हैं। प्रोजेक्ट साइज जो होता है वो 1000 एकर्स का भी है, तो हम उस लेवल पे भी गए हुए हैं। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम प्री प्लांटेशन कंसल्टेंसी देते हैं। पहले एनालिसिस होता है लैंड का कि किस तरीके की लैंड है, प्रॉपर डीपीआर या प्रोजेक्ट डीपीआर बनाया जाता है, कितना 20 साल का जो पूरी कैलकुलेशन की जाती है कि किस मैसिव वॉल्यूम में यहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे, कौन सी वैरायटियाँ यहाँ पे लगाई जाएंगी। जो बड़े प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे हम ये नहीं होता कि वहाँ पे 1 या 2 ही लगाते हैं, वहाँ फिर 4 या 5 तरह की वैरायटीज को प्रयोग के तौर पे देखा भी जाएगा कि वहाँ पर क्या काम करेगा। साथ ही साथ में सॉइल इरोजन को मेजर किया जाता है कि सॉइल तो नहीं इरोज हो रही है कहीं पे, उस तरीके से प्लांटेशन किया जाता है। अच्छा, ठीक है। और फिर जो एक हो गया प्री प्लांटेशन, फिर हो गया प्लांटेशन से के टाइम पे क्या कंसल्टेंसी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये चीज़ें कवर होती है। देन आफ्टर दैट एक 90 डेज की एक साइकिल होती है। बैम्बू जब हम प्लांटेशन कर देते हैं उससे लेके 3 महीना जो अगले आने वाले हैं वो क्रूशियल होते हैं। वहीं पे डिसाइड हो जाता है कि मोर्टेलिटी कितना इम्पैक्ट डालने वाली है। तो उसमें क्या होता है, उसमें मैक्सिमम फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन चलाई जाती हैं। कभी कभी आपके लिए जो ये पेस्टिसाइड्स भी डाला जाता है, इंसेक्टिसाइड्स को भी डालते हैं, क्योंकि छोटा प्लांट रहता है उस पर अटैक होने के ज़्यादा डर रहता है, और फिर स्ट्रेस में भी रहता है प्लांट इनिशियली। एक वो देता है। फिर ईयरली प्लान एक देता है कि ईयरली उसके बाद 6 महीने जो
पहला 3 महीना क्रूशल, हम्म। लेकिन अगले 6 महीने बाद भी कम रहते हैं चांसेस, लेकिन उसमें हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शूट्स निकाले जाए। तो वो टेक्निक, तो ये हो जाता है कि ये अश्योरेंस होता है कि पहले ही 1 साल में क्या देखने की चीज है, 2 ही चीजें देखी जाती हैं। एक तो आपकी मोर्टेलिटी कितनी हुई है, क्या वो 10% से ज्यादा हो रही है तो इट्स थिंग टू वरी। हम लोग कोशिश करते हैं 10 या 10 से कम मोर्टेलिटी रखें। हम साल भर प्लांटेशन नहीं कराते। मेरे को बहुत सारे कस्टमर होते हैं वो कहते हैं कि अभी लगवा दो, अभी लगवा दो। हम उन्हें हमेशा मना कर देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें मालूम है अगर गलत सीजन में बैम्बू को लगाया जाएगा तो मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, फिर रिप्लांटेशन करना पड़ेगा बाद में जाके। तो क्यों करना है? कौन सा दो मौसम बात। और सही रहता है इसमें, कौन से देखिए, महीने? जब गर्मी शुरुआत होने से पहले, जैसे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये जो फरवरी वाला मौसम है, जब गर्मी शुरू होने स्टार्ट होएगी, वो बेस्ट सीजन होता है बैम्बू के लिए। दूसरा सीजन आता है बरसात शुरू होने से पहले। ये 2 ही सीजन है जब आपको लगाना चाहिए। बेस्ट तो है होली से पहले फिर मानसून से या फिर मानसून से पहले। इसके अलावा आपको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए। नवंबर दिसंबर में जाके तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए बैम्बू का प्लांटेशन, मोर्टेलिटी हो जाएगी। दूसरा, मैंने बताया पहले साल में हम एक और चीज देखते हैं कि हमारा एवरेज पर प्लांट कितने शूट्स आ रहे हैं। अगर हमारा एवरेज 15 के करीब आता है, कोशिश हमारी यही रहती है कि कम से कम 15 निकाल के लाएं। 15 जब आ जाते हैं तो इससे ये अश्योरेंस हो जाती है कि अब आगे आगे चलने, क्योंकि पहले साल अगर 15 शूट आए तो अगले साल 16 या 17 आएंगे, तीसरे साल 17 या 18 आएंगे, चौथे साल 18 या 19 आएंगे। वो कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं तो वही पालना ही है, इनिशियल स्टेज में दिख जाता है। अगर वो भले ही पतले आ रहे हैं पहले साल, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो पतले हैं वो आपको ये बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लांट की फर्टिलिटी कैसी है, ये आगे चल के कितने। तो ये जो इंक्रीमेंट होता रहता है ये 10 से 12 साल चलता है। तो 10-12 साल तक अगर पहले ही साल में, मैं कहता हूँ 10 भी आए एवरेज आपका, तो जब वो जाके 10वें साल पहुंचेगा तो आपका नंबर ऑफ शूट लगभग 25 से 30 हो जाएंगे। एक पेड़ आपको 30-30 पोल देगा आगे चल के। ये मोटा लंबा, सोचो बायोमास, अगर मैं आपको मैच्योर्ड पोल का बायोमास बताऊं, इसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा हम लोग 1 एकड़ में 1250 प्लांट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ज्यादा लगाते हैं, जितने की जरूरत है उससे भी ज्यादा लगाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि 10% की मोर्टेलिटी होगी ही, क्योंकि वो हमेशा होती है। आप कितनी भी केयर करो, नेचुरली जो एक डेटा आता है कि कोई मोर्टेलिटी का वो 10% के करीब रहता है सभी पेड़ों के लिए। 10% कम भी हो गए तो 1100 पेड़ बचे। मान लीजिए 1100 बच गए, 1100 तो हमें लगाने ही थे, तो हमें दोबारा से प्लांटेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं, वो मेहनत बच जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी। दूसरा, जब अब देखिए 1100 पेड़ लगे हुए हैं आपके, हर एक पेड़ आपका अगर 10 शूट भी दे रहा है पहले साल में, इसका मतलब है वो 10वें साल में जब जाएगा मैच्योर्ड स्टेट में, तो वो लगभग 30 के करीब पोल्स देगा हर पेड़। 1100 पेड़ हैं इंटू 30 कर लीजिए। जब वो मैच्योर्ड स्टेट में होता है, लगभग हमारा पोल जाएगा 60 to 70 फीट लंबा। जब बाम्बू की कटिंग होती है पोल वाइज भी, अगर हम ऐसे भी करके देखें तोलने के अलावा भी, पोल वाइज में ये निकल के आता है 24-24 फीट के पोल्स कटते हैं। जब 24-24 फीट के पोल कटेंगे तो जो 70 फीट वाला होता है उसमें लगभग आपके 3 पोल निकल जाते हैं। जो सबसे नीचे वाला पोल होता है, जिसे कहते हैं बेस वाला जो पोल है, उसमें सबसे ज्यादा वजन होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मोटा भी रहता है। उसका जो एवरेज वेट आता है अंकित, वो आता है 20 से लेके 25 किलो एक, और बाकी बचा हुआ भी 20 किलो मान लो, तो टोटली अगर आपका 40-45 किलो विदाउट बायोमास, अभी मैंने साइड ब्रांचेस और पत्तियां हटा दी हैं, अगर उसको भी हटा दो तो लगभग 45 kg का पर पोल बन जाता है 10वें साल जाके। अभी आपके पास 30 है, बहुत बढ़िया, और रेट है 5.5 का आज, तो 10 साल बाद तो वो भी बढ़ेगा। तो ये अगर कैलकुलेशन कोई करेगा, मैं इसको अब कैमरे पे बोलना नहीं चाहता, इसीलिए इसको ग्रीन गोल्ड भी बोला जाता है, वरना लोग कहेंगे कि अगर इतना पैसा है बिल्कुल तो क्यों नहीं लगा रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि है पैसा, लगाइए, आप लगाइए।
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप भी बैम्बू फार्मिंग की तरफ अग्रसर होंगे। नुतोष जी की जो भी कंपनी की डिटेल्स है वो हम नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं और इनके जो ये फार्म है इसको भी विजिट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।